आपको और आपके परिवार को आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बात करते हैं अब जो दूसरा चैप्टर है उसके अंतिम टॉपिक की बात करते हैं। वो टॉपिक मैंने आपको कल बताया था, क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र की हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये जो अंतःस्रावी तंत्र है इसका मैंने पूरा वीडियो जो है मेरे YouTube पर पहले ही, आज से कम से कम 4-5 महीने पहले ही डाल दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है मैं आज बनाऊंगा नहीं, आज पूरा वीडियो आपके सामने फिर से बनाऊंगा, लेकिन वो भी आप आसानी से देख सकते हो। तो दोनों वीडियो आप देख सकते हो। बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की। अंतःस्रावी तंत्र जो है इसकी सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा, ये एक ऐसा तंत्र होता है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर, अभी पढ़ा है हमने, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं को समन्वय स्थापित करता है। शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में क्या स्थापित करता है? समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करते हैं, ये अंतःस्रावी तंत्र जो होता है इसकी मुख्य बात, किताब में क्या दे रखा है आपको याद नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुने, आपको नोट्स में भी मिलेगा। समन्वय स्थापित करता है। ये जो अंतःस्रावी तंत्र है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में इनको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो ग्रंथियों के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। ग्रंथियां जो होती हैं, ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन, एक होती हैं मिक्सिड ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है मिक्सिड ग्लैंड। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। हम इस टॉपिक में अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, इनकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा हार्मोन का स्राव किया जाता है। एक उत्पाद होता है जिसका स्राव किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। परिभाषा की बात करते हैं तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिका नहीं पाई जाती हैं, नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, नलिका विहीन, अर्थात ये अपने स्राव या उत्पाद को सीधा ही रक्त में डाल देती हैं। अपने स्राव या उत्पाद हार्मोन को किस में डाल देती हैं? सीधा ही, बिना नलिकाओं के माध्यम से ही किस में डालती हैं? रक्त के अंदर प्रवाहित करती हैं। ऐसी ग्रंथियों क्या बोला जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां बोला जाता है। जबकि एक्सोक्राइन की बात करें तो इसके अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाओं के माध्यम से जो है जो उनका स्राव होता है वो आगे भेजा जाता है। मिक्सिड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं, इन दोनों का रूप जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। हम बात करेंगे अभी अग्नाशय ग्लैंड की, पैंक्रेयास ग्लैंड की बात करेंगे, वो मिश्रित ग्रंथि होती है, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों रूप में पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है मानव के अंदर मुख्य 10 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? मुख्य 10। हम उन 10 की बात करने वाले हैं। 10 के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, उसके बाद में पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे, तीसरी हम बात करेंगे पीनियल काय की, चौथी हम अग्नाशय ग्रंथि, पांचवी जो है थायराइड ग्रंथि, छठी पैराथायराइड ग्रंथि, सातवीं अगर बात करते हैं तो थाइमस ग्रंथि, आठवीं अगर बात करते हैं तो 8 नंबर जो है पीनियल का अधिवर्ग ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जिसे बोला जाता है। इसके बाद 9 नंबर अगर हम बात करते हैं वर्षण ग्रंथि, 10 नंबर अगर बात करते हैं तो अंडाशय ग्रंथि। वर्षण और अंडाशय ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? जनन ग्रंथियां होती हैं, जिनकी बात हम नर जनन तंत्र में कर चुके हैं।
फिर से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम इन 10 की बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। किसकी? बस 1 नंबर क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये अग्र मस्तिष्क का जो फोर ब्रेन होता है, कल हमने बात की थी, अग्र मस्तिष्क का आधार भाग होता है। बेसल पार्ट जो है आधार भाग ये होता है। अगर मस्तिष्क जो बना हुआ होता है उसका मेन बेस होता है। ठीक है ना, कल हमने बात की थी ना मस्तिष्क की, इस प्रकार से हमने मस्तिष्क की बात की थी। उसका ये जो आधार वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये 2 प्रकार के हार्मोनों का निर्माण करता है। कितने प्रकार के हार्मोनों का निर्माण करता है? 2 प्रकार के। एक तो होता है मोचक हार्मोन MH मोचक हार्मोन, एक होता है निरोधी हार्मोन। ठीक है, मोचक हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि को स्राव उत्पन्न करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। दूसरा है निरोधी का मतलब रोकना। ये पीयूष ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण या उसको रोकता है। उसको क्या करता है? रोकता है, स्राव होने नहीं देता है। इसके बाद देखिए इसका कार्य की बात करते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस के। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो भी हार्मोन स्रावित किया जाता है उसका संश्लेषण और उसका कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। कंट्रोल प्लस उसके संश्लेषण का कार्य है वो किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अर्थात पीयूष ग्रंथि का ही ये मुख्य कार्य जो है वो करता है। सेकंड है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अग्र मस्तिष्क में ही पाई जाती है और हाइपोथैलेमस के पास ही इस प्रकार से यहाँ पाई जाती है। ये मस्तिष्क हो गया, ये अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, इसके यहाँ पास में पाई जाती है। ये जो हमने मध्यांश की बात की थी, तो पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस के बिल्कुल पास में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, बड़ा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड सेकंड है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इसको अगर पीयूष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर पीयूष भी कहा जाता है। एंड सेकंड न्यूरो हाइपोसिस, इसे क्या कहा जाता है? पस, पीछे वाली पीयूष ग्रंथि, पस पीयूष, ये आगे वाला पीयूष ग्रंथि का भाग अगर पीयूष। पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग को एडिनो हाइपोसिस एंड पीछे वाले भाग को न्यूरो हाइपोसिस कहा जाता है। इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? एक मास्टर हमेशा ही क्या करता है? कंट्रोल का कार्य करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सभी बाकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका कंट्रोल करती हैं। बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का ये क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। इसके बाद में इसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो है वर्धी हार्मोन। वर्धी हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है। वर्धी हार्मोन को क्या कहा जाता है? सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है। दूसरा है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन जो है ये दुग्ध स्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। एंड अगला है ऑक्सीटोसिन, गोनेडोट्रोपिन। बहुत सारे हार्मोन हैं जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित कोई 2 हार्मोन बताइए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, परीक्षा में हर वर्ष इस टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली ग्रंथि की, पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि इसको बोला जाता है। ये भी अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, लेकिन ये अग्र मस्तिष्क में ऊपर की ओर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ऊपर की ओर स्थित होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन है? मेलेटोनिन। स्रावित कौन सा हार्मोन है? मेलेटोनिन। यह हार्मोन जो है कार्य क्या करता है? शरीर की दैनिक लय नियमन का कार्य करता है। शरीर की दैनिक लय नियमन का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ये मेलेटोनिन हार्मोन करता है, जो पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय से क्या होता है? स्रावित होता है। अब आगे बात करते हैं थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली जो होती है उसके दोनों ओर स्थित होती है। श्वास नली जो होती है उसके दोनों ओर स्थित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो ग्रंथि होती है ये गले के अंदर पाई जाती है। गले के अंदर ये अंग्रेजी की बड़े एच आकार की होती है। अंग्रेजी की बड़ी एच आकार की होती है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ। अंग्रेजी के बड़े एच आकार की होती है।
ठीक है, गले के अंदर ये उपस्थित होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है वो होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन की अगर हम बात करते हैं कार्यों की, फंक्शंस की, तो ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है और साथ ही उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य क्या हुए, ये जो आरबीसी का निर्माण है, रेड ब्लड सेल्स एंड जो उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होती हैं उनका नियंत्रण ये करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसको आयोडीन की आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर इसकी पर्याप्त मात्रा के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर शरीर में इस थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो शरीर जो है वो एक रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसे घेंगा या गोएटर या गलखंड कहा जाता है। ठीक है, गोएटर, घेंगा, गलखंड एक ही बात है, तीनों एक ही शब्द है। घेंगा को इंग्लिश में गोएटर बोलते हैं या गलखंड। इसमें क्या होगा, गला है वो सूजकर बड़ा हो जाता है। गला जो होता है वो सूजकर क्या हो जाता है, बड़ा। इस रोग के लिए सीधा सा मायना है, हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक है उसका सेवन करना चाहिए। इसके बाद है पैराथायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे गले में ही स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे गले में ही ये स्थित होती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। कौन से हार्मोन का, पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है। ये हार्मोन जो होता है ये रक्त या ब्लड के अंदर कैल्शियम व फास्फेट के स्तरों का नियंत्रण करता है। कैल्शियम व फास्फेट के स्तरों का नियंत्रण ये हार्मोन करता है, पैराथार्मोन हार्मोन करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में तो टिटेनी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, टिटेनी नामक रोग हो जाता है। तो टिटेनी नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, अगली है अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रेयास ग्लैंड। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। इसके द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में दो हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि है, ये तीन प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। हम इंसुलिन की अगर बात करते हैं तो ये बीटा कोशिकाओं द्वारा, आप मेरा एक वीडियो और भी देख सकते हो अग्नाशय ग्रंथि को समझने के लिए। आप मेरा वीडियो डाला हुआ है अग्नाशय ग्रंथि, अनिल ढाका लगा देना सर्च के अंदर, आपके सामने मेरा वीडियो आ जाएगा। उसमें मैंने अग्नाशय ग्रंथि को विस्तार से समझाया है, आप लिंक यहाँ देख सकते हो। इंसुलिन जो है उसमें इंसुलिन जो है वो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, और ग्लूकेगॉन जो है वो अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। ग्लूकोज को किस में बदलती है, ग्लाइकोजन में बदलती है। और साथ में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रण करती है। रक्त में शर्करा, ग्लूकोज का जो स्तर है उसको नियंत्रित करती है। जबकि ग्लूकोगन जो है वो अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका उल्टा है, यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन को किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, अपघटित कर देते हैं। और ये दोनों मिलकर रक्त में शर्करा नियंत्रण का कार्य करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को लैंगरहैंस के द्वीप भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया था, इसलिए इनको लैंगरहैंस के द्वीप भी, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में है अग्नाशय ग्रंथि में, इसके बाद बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसे मधुमेह या डायबिटीज या शुगर बोला जाता है। मधुमेह, डायबिटीज या शुगर बोला जाता है। ये रोग क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हुई तो रक्त के अंदर ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं हो पाया तो ये शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ गई शर्करा, और शर्करा के ज़्यादा होने को शुगर कहा जाता है, इसे मधुमेह कहा जाता है, इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है। थाइमस ग्रंथि की बात करें तो ये हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। हृदय और जो महाधमनी है उसके ऊपरी भाग पर ये स्थित
होती है। इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। ये जो हार्मोन होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। प्रश्न आ सकता है किसी एक अंतःस्रावी पेप्टाइड हार्मोन का नाम लिखिए, तो वो कौन सा है? थाइमोसिन। ये जो हार्मोन है, ये जो ग्रंथि है, ये बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है। बच्चों के अंदर क्या है? सर्वाधिक विकसित होती है। जबकि जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर जाता है व्यक्ति, ये सिकुड़ती जाती है। क्या होती जाती है? सिकुड़ती जाती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अधिवरक ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और लास्ट अधिवरक ग्रंथि। इंग्लिश में बोला जाता है एड्रिनल ग्रंथि, और आपने एड्रिनल ही नाम सुना होगा। अधिवरक ग्रंथि, वृक दे रखा है अर्थात किडनी, जो एक जोड़ी किडनी होती हैं उनके ऊपर इस प्रकार से हमने उसके अंदर पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र के अंदर, ये इस प्रकार से किडनी थी, इनके ऊपर इस प्रकार से जो है ये हमने उत्सर्जन पढ़ा था। ठीक है, जिसके ये किडनी जो होती हैं वृक्क, इनके ऊपर स्थित होती हैं। इनके ऊपर क्या स्थित होती हैं? एक जोड़ी एड्रिनल ग्रंथि, अधिवरक ग्रंथि जो है उपस्थित होती हैं। एड्रिनल ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एड्रेनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन, और नोर एड्रेनलिन हार्मोन या नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन या नोर एड्रेनलिन हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। इमरजेंसी के अंदर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति जीवित है, तो उसको ये हार्मोन स्रावित होते हैं और उसको उस आपातकालीन स्थिति से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे इससे निम्न कार्य होते हैं शरीर के अंदर। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, श्वसन दर बहुत ज़्यादा, पुतलियों का फैलाव हो जाता है, हृदय का संकुचन, ये आदि कार्य इसके द्वारा होते हैं। ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति में ये बहुत काम आते हैं। रात में डर लगता है, भय लगता है, उसमें सांस का फूलना, ठीक है, हृदय धड़कन का तेज होना, वो इसी की वजह से होता है। एक्सीडेंट या दुर्घटना के समय भी ये हार्मोन बहुत काम आता है। सो इसको करो या मरो, या फिर आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन भी इसको बोला जाता है। अब हमारे सेकंड लास्ट है वर्षण ग्रंथि। ये दोनों अंडाशय और दोनों जो है ये जनन ग्रंथियाँ होती हैं, ये केवल नर में पाई जाती है। वर्षण ग्रंथि किस में पाई जाती है? केवल नर में पाई जाती हैं। इसके अगर बात करें तो ये वर्षण कोश में स्थित होती हैं, हमने बात कर ली थी। इसकी अगर बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन का स्राव करती हैं, जो लड़कों के अंदर द्वितीयक या नर के अंदर द्वितीयक गुण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण, जैसे कौन से होते हैं? आवाज़ का भारी होना, मूंछ दाढ़ी का आना, स्तन जो शरीर पे जो जनन अंग है वहाँ पे बालों का विकसित होना, त्वचा का तेलीय होना, इन सब का कंट्रोल किसके द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा होता है। इसके बाद में अंडाशय ग्रंथि। ठीक है, ये वर्षण जो है टेस्टी से एक जोड़ी पाए जाते हैं, बता चुका हूँ आपको। अंडाशय भी एक जोड़ी होते हैं, ओवेरी, ये केवल मादाओं में पाई जाती है। मादा के अंदर ये पाई जाती है, उधर गुहा के पीछे आपको बताया था, पाई जाती हैं। ठीक है, इनके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं जिन्हें मादा हार्मोन, लिंग हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन और दूसरा जो होता है एस्ट्रोजन। यह हार्मोन जो है इनके द्वारा स्रावित होते हैं, जो क्या करते हैं? मादा के अंदर द्वितीयक गुण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला आवाज़ का पतला होना, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना। तीसरा रजोदर्शन का स्राव, जो मासिक धर्म है उसका स्राव शुरू हो जाना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो विभिन्न जनन अंग हैं उन पे बालों का विकसित होना, त्वचा का तेलीय होना, इन सब का नियंत्रण इनके द्वारा होता है। तो ये आपका चैप्टर जो है 2 नंबर काफ़ी दिन बाद पूरा हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए ये पूरा हो चुका है। इसके बाद हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, साथ में आपको सर और भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम भी एक चैप्टर और है वो आगे वाला शुरू करेंगे, जिसका मैं आपको कल वीडियो भेजूंगा। एक बार पुनः आप सभी को और आपके परिवार को आका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।